नमस्कार दोस्तों, बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान सभा की। कल हमने चर्चा किया था कि जो यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट का जो एग्जाम है उसकी जो भी सिलेबस है यानी जितना भी पाठ्यक्रम दिया गया है उसकी चर्चा हमने कल कर ली है। ठीक है, तो आज हम जब संविधान सभा की चर्चा कर रहे हैं तो संविधान सभा की चर्चा करने से पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं कि जैसे कि इसमें क्या है कि जो हम संविधान जब पढ़ते हैं तो होता है कि हम संवैधानिक जो विकास हुआ हमारे संविधान का वहां से हम स्टार्ट करें। लेकिन क्या है कि संवैधानिक विकास हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी यदि हम स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जब आप धीरे धीरे संविधान को समझना और पढ़ना शुरू कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि जब हमारा एक क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो अंतिम में हम संवैधानिक विकास आपको वहां पे करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम संविधान सभा के जब चर्चा कर रहे हैं तो देखेंगे संविधान सभा में कि जब हमारा भारत का संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय संविधान में देखेंगे कि जब हमारा संविधान बना तो संविधान में उस समय कुल जो अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद थे, और जो इसमें भाग थे यानी पार्ट्स की बात करते हैं हम, कुल कितने भाग थे संविधान में? कुल 22 भाग थे। और अनुसूचियां जो थी अनुसूचियां 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो इन सब की चर्चा हम करेंगे। इसमें कैसे अनुसूचियां कब कब बढ़ाई गई और वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, हम जब क्लास पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि संविधान सभा है क्या, संविधान सभा कार्य कैसे किया, संविधान का इसमें संविधान सभा के क्या हमारे संविधान के निर्माण में इसका क्या योगदान रहा, इस सब की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि जब हम किसी घर का निर्माण करते हैं तो उसके लिए क्या होती है, एक नींव की, मजबूत नींव की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब किसी हम मकान को बनाते हैं तो उसके लिए पहले आपने कुछ सोचा होगा, आपके दिमाग में आया होगा कि पहले हम क्या करते हैं, अपने सर को ढकने के लिए क्या होना चाहिए, एक छत होना चाहिए। तो उसी प्रकार हमारे संविधान के जो नेता लोग थे उन्होंने सोचा कि देश की व्यवस्था को कैसे चलाया जाए। तो देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से या कानूनी रूप से चलाने के लिए क्या होनी चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए, कुछ रूल्स यानी नियम होने चाहिए। तो उनके मन में यह विचार आया। तो सबसे पहले यह विचार हमारे प्यारे बापू यानी महात्मा गांधी जी के मन में सन 1922 में उनके मन में यह विचार आया कि हम भारतीयों के लिए क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। जब हमारे महात्मा गांधी जी ने यह बात रखा और अंग्रेजों ने 1940 में यह स्वीकार किया कि ठीक है, भारतीयों के लिए हम क्या करते हैं, एक संविधान सभा बनाते हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और इस प्रस्ताव को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लाया जाता है। इस अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या होती हैं, इसको आइए हम जानते हैं। इस अगस्त प्रस्ताव में यही होता है कि ठीक है, हम भारतीयों के लिए क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे। इस संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वो मुख्यतः क्या होंगे, भारतीय होंगे। यानी लॉर्ड लिनलिथगो का कहने का मतलब यह था कि इस संविधान सभा में जो भी सदस्य होंगे वह सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। भारतीयों के साथ साथ अन्य लोग भी इसमें शामिल होंगे। अगस्त प्रस्ताव में जब यह बात कही जाती है तो हम भारतीय क्या करते हैं, इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, हम इसे मानते नहीं हैं और यह खारिज हो जाता है। उसके बाद फिर 1942 का समय आता है। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या होती हैं कि 1942 का समय है और इसमें कहा जाता है कि जो हम संविधान सभा बना रहे हैं, ठीक है, हम भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन इसमें जो सदस्य होंगे, ठीक है, वो भारतीय ही होंगे, लेकिन ये जो संविधान सभा का हम निर्माण करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करेंगे। और ये सोचे, गांधी जी ने 22 में कहा, 40 में
अगस्त प्रस्ताव आता है और 2 साल बाद इन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव लाता है। लेकिन क्यों लाते हैं, तो आप देखेंगे कि विश्व स्तर पे यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध चला और भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या होता है, क्रिप्स प्रस्ताव भारत में भेजा जाता है। ठीक है, जब यह कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हम भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे, हम भारतीय लोग इसे भी अस्वीकार कर देते हैं, मानने के लिए हम लोग स्वीकृति नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि यदि हमारे संविधान सभा का निर्माण करना है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप क्यों कर रहे हैं, इसे युद्ध के समय ही क्यों नहीं आप संविधान सभा का निर्माण कर रहे हैं। और देखिए इसमें क्या मुख्य बातें होती हैं। क्रिप्स मिशन यानी मार्च 1942 में क्या होता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा जाता है। किसके द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या होता है, भारत में भेजा जाता है, जिसका उद्देश्य होता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय अब अपने लिए क्या करना, भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। अपने लिए मतलब अंग्रेजों के लिए क्या करना, अंग्रेज जो युद्ध में लड़ रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें इनका क्या था कि भारतीय हमारा क्या करें, सहयोग दें। उसके बाद सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी क्रिप्स प्रस्ताव जो आता है इसके अध्यक्ष कौन है, स्टैफर्ड क्रिप्स है। विंस्टन चर्चिल मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ राजनेता एवं मंत्री होते हैं, यानी उस समय ये इंग्लैंड के जो विंस्टन चर्चिल है, इंग्लैंड के उस समय क्या होते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा, हमने अभी देखा अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव। तो यहां पर हमने देखा कि संविधान सभा को हमने स्वीकार नहीं किया, तो आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि फिर हमारे संविधान सभा का निर्माण कब हुआ और किस मिशन के तहत, किस योजना के तहत इस संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो आप देखेंगे कि 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन में 3 प्रमुख सदस्य जो होते हैं, सर पैथिक लॉरेंस यानी इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष होते हैं, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य क्या होते हैं, भारत आते हैं और भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो कैबिनेट मिशन में जो सदस्य चुने गए वो कहां से लिए गए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उस समय यानी कैबिनेट मिशन के तहत 389 सदस्य यानी 389 सदस्यों क्या किया गया, चुना गया। ये 389 सदस्य आए कहां, तो आप देखेंगे कि 296 सदस्य, कितने, 296 सदस्यों का क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था। और ये जो 296 सदस्य हैं जो निर्वाचित हैं वो कहां से आए थे, तो जो निर्वाचित क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, जहां से अंग्रेज सीधा गवर्न करते थे, वहां से 296 यानी 292 प्लस 4 सदस्य कहां से लिए गए थे, यहां से, यानी अंग्रेज भारत से लिए गएंगे। अब आप कहेंगे कि जो 4 सदस्य हैं, यानी जो 4 सदस्य लिए गए हैं, ये कहां से लिए गए हैं। ये जो 4 सदस्य हैं ये दिल्ली, अजमेर यानी राजस्थान, और दिल्ली जो भारत आज वर्तमान में भारत की जो राजधानी है वहां से, और तीसरा है कुर्ग यानी कर्नाटक, और चौथा है बलूचिस्तान जो वर्तमान में अब क्या है, भारत में नहीं है, अब ये कहां चला गया है, पाकिस्तान में। तो कहेंगे एक चीफ कमिश्नरी वाले क्षेत्र थे कौन से, तो आपने जाना ये 4 क्षेत्र थे। तो जैसे आज भारत में वर्तमान समय में आप देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसी प्रकार ये चीफ कमिश्नरी वाले क्षेत्र होते थे, यानी जिस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश है भारत में वर्तमान में, उसी प्रकार अंग्रेज भारत के समय क्या था, ये चीफ कमिश्नरी वाले प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, तो यानी 296 सदस्य यहां से आए। अब हुआ कि यहाँ पे तो ये 296 सदस्यों का क्या हुआ, निर्वाचन हुआ, और टोटल सदस्य कितने हैं, 389 यानी 389। तो बाकी सदस्य कहां से लिए गए, तो बाकी सदस्यों का क्या हुआ था, मनोनयन हुआ था, मनोनयन हुआ था। और ये कहां से लिए गए थे, यानी मनोनीत सदस्य कितने थे, तो 393 सदस्यों का क्या हुआ था, मनोनयन हुआ था। तो ये कहां से आए थे, तो जहां पर अंग्रेज सीधा गवर्न नहीं करते थे, यानी जहां पर अंग्रेजों का क्या था, राजा महाराजाओं के द्वारा, यानी राजा महाराजाओं वाला जो क्षेत्र था, वहां से 93 सदस्य वहां से चुने गए थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आपने यहाँ पे देखा, अब आपके यहाँ पे मन में एक प्रश्न होता होगा कि जो 389 सदस्यों का हमने आंकड़ा लिया, किसका,
389 सदस्यों का आंकड़ा हमने लिया। कितना? 389। 389 सदस्य, ये तो समझ में आ गया कि 296 हमने अंग्रेज भारत से लिए। उसके बाद 93 सदस्य यानी 93 सदस्य हमने राजा महाराजाओं के क्षेत्र से लिए। लेकिन जो 389 सदस्य है, 389 सदस्य का ही आंकड़ा हमने क्यों लिया? 389 की जगह 400 ले लेते हैं, 390 ले लेते हैं, 350 यानी 350 ले लेते हैं, या 500 ले लेते हैं, लेकिन 389 सदस्य ही क्यों लिए? तो 389 सदस्य को लेने का मुख्य कारण यह होता है कि उस समय आप देखेंगे, यानी 1946 के समय जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, तो आप देखेंगे उस समय भारत की जो जनसंख्या थी कितनी थी? लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। कितनी? 40 करोड़ के आसपास थी। चलिए यहां से आपके लिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? यानी भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब और किसके समय में हुई थी? और दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए ही है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके समय में शुरू हुई थी? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके हमें दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लिया कि कितने 389 सदस्य, उस समय देश की जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़ थी। कितनी थी? 40 करोड़ थी। ठीक है, ये हो गया, यानी 40 करोड़ उस समय जनसंख्या थी। अब एक जो इसमें 389 में से जो एक सदस्य होता था, यानी क्या? एक सदस्य, जो यह एक सदस्य है, यह एक सदस्य क्या करता? 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता। कितने लोगों का? 10 लाख लोगों का। 10 लाख लोगों का क्या करता है? यह प्रतिनिधित्व करता। ठीक है, तो इस आधार पर यह जो आंकड़ा हमारे सामने निकल कर आया था 389 का, इसी के आधार पर किया गया होगा, मतलब किया गया था। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 389 सदस्यों का आंकड़ा कहां से आया। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है कि संविधान सभा में सदस्य अब चुन लिए गए हैं। अब जब सदस्य उसमें बन गए हैं, तो अब यहां पर बात आती है कि जो इसमें सदस्य हैं, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगी? इनकी बैठक होगी। तो आप देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हो रही है? संविधान सभा की बैठक हो रही है। क्या हो रहा है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हो रही है, और इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है, तो इस बैठक में मुस्लिम लीग क्या करती है? संविधान सभा का बहिष्कार करती है। जब मुस्लिम लीग द्वारा इस संविधान सभा का बहिष्कार किया जाता है, तो इसे हम देखेंगे कि पहली बैठक में कितने लोग भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो जब मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का क्या किया? पहली बैठक का बहिष्कार किया जा रहा है, तो पहली बैठक में केवल 207 लोगों ने ही भाग लिया था। और इस संविधान सभा की पहली बैठक में यहां से प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हो रही थी, तो इस पहली बैठक में कितने महिलाओं ने भाग लिया था? तो इस संविधान सभा की पहली बैठक में केवल व केवल 9 महिलाओं ने ही क्या किया था? भाग लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो 389 सदस्य थे, ठीक है, तो 207 लोगों ने ही भाग इसमें क्यों लिया? यानी 389 सदस्य, 389 सदस्य हैं हमारे पास, और 389 सदस्य जो, और क्या हो रहा है? संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है। तो संविधान सभा की पहली बैठक में हमने क्या किया था? संविधान सभा की बैठक हुई, 389 सदस्य चुन लिए, और इसमें क्या हो रहा है? 207 सदस्य ही भाग ले रहे हैं। तो क्या कारण है कि केवल 207 सदस्य ही इसमें भाग ले रहे हैं? यानी 207 ही क्यों भाग ले रहे हैं? तो 207 सदस्यों का भाग लेने का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग क्या कर रही है? संविधान सभा का बहिष्कार कर रही है। यानी संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग क्या कर रही है? भाग नहीं ले रही है। तो जब मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लेती है, तो आप देखेंगे मुस्लिम लीग से कितने? 73 सदस्य, यानी 73 सदस्य क्या होते हैं? मुस्लिम लीग से होते हैं। तो जब 389 में से आप 73 को माइनस करेंगे, तो लगभग यह जो आंकड़ा निकल कर आएगा 316,
और हमने अभी जब बात किया था कि हमने क्या किया था, देसी भारत से यानी जहां पे राजा महाराजाओं का शासन था वहां से हमने कितने सदस्यों को चुना था, 93। तो यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी 93 का जो आंकड़ा है, यह लोग भी इसमें क्या करते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लेते हैं। भाग न लेने का कारण क्या था कि इन्होंने, यानी जो देसी महाराजा यानी राजा देसी भारत के जो थे यानी राजा महाराजाओं वाला जो क्षेत्र था, क्योंकि उस समय आप देखेंगे भारत क्या था, विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, यानी संगठित रूप से नहीं रहते थे, अलग अलग इनका क्या था, अपना राज्य क्षेत्र था। तो यह एक बड़ा आंकड़ा यानी 93 का, कि जो ये देसी भारत वाले जो क्षेत्र थे इन्होंने अपना भविष्य ही नहीं तय किया था कि इनको रहना कहाँ है। तो यह लोग भी क्या होते हैं, इसमें भाग नहीं लेते हैं, और कुछ अन्य कारण भी होते हैं जिस कारण हमारे संविधान सभा में केवल 207 सदस्य ही भाग लेते हैं। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि संविधान सभा में 389 सदस्य कहां से और क्यों चुने गए, उनका निर्वाचन या मनोनयन हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि संविधान सभा में जो 389 सदस्य चुने गए हैं, तो क्या हुआ है, उनका निर्वाचन हुआ है और मनोनीत हुआ है, और यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इनका क्या हुआ है, निर्वाचन और मनोनयन दोनों हुआ है। यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और आपने अगला यह भी समझ लिया कि 207 सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक में क्यों भाग ले रहे हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की अगली बैठक। अब इस बैठक की मुख्य बातें क्या होंगी कि इस बैठक में आप देखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष रहते हैं। अब दूसरी बैठक में इसके अब अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। अब ये सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, लेकिन यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, अस्थायी रूप से अध्यक्ष संविधान सभा का बना दिया जाता है। अब अगला देखेंगे 13 दिसंबर। 13 दिसंबर की मुख्य बातें क्या है। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को यहां पर रखते हैं, परंतु उद्देश्य प्रस्ताव को इसमें क्या होता है, स्वीकार नहीं किया जाता है। जब संविधान सभा का बैठक हो रहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव रख रहे हैं, और इस प्रस्ताव को क्या करते हैं, स्वीकार नहीं किया जाता है। तो यह उद्देश्य प्रस्ताव है क्या, यह जान लें। उद्देश्य प्रस्ताव जब संविधान सभा में रखा जा रहा है और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन यह उद्देश्य प्रस्ताव है क्या। यदि मान लीजिए आपके सामने किसी प्याले में कुछ रखा जाए और आपको पता नहीं कि उस प्याले में है क्या, तो आप कैसे जानेंगे कि है क्या, कि इस प्याले में चाय है या कॉफी है या पानी है कि शरबत है। तो उसी प्रकार जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया संविधान में, तो लोगों के अंदर उत्सुकता हुई कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। तो यह उद्देश्य प्रस्ताव वही है जो हमारी प्रस्तावना का क्या है, आधार है, यानी प्रस्तावना का आधार ही क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है, और कौन लाता है इसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाते हैं। अब इसको स्वीकार कब किया गया, यानी इसको स्वीकार कब किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को, तो आप देखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 का समय है। इसको स्वीकार नहीं किया जाता है 22 जनवरी, यह डेट याद रखिएगा आप लोग, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के कि उद्देश्य प्रस्ताव को सब कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1945। क्योंकि 13 दिसंबर चल रहा है, उसके बाद 22 जनवरी का समय याद करने का भी बहुत आसान तरीका है कि दिसंबर लास्ट महीना है, और उसके बाद दिसंबर के बाद जब 22, बस डेट याद रखिए तो आपको याद हो जाएगा कि कब किया गया, यानी 22 जनवरी 1946 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा क्या किया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार और इसको देख लेते हैं कि संविधान सभा के बारे में, ताकि आप लोगों को भी रिकॉल हो जाए। गांधी जी 1922 में उस उद्देश्य संविधान सभा की मांग रखते हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, उसके बाद क्रिस्प प्रस्ताव आता है 42 में, उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जिसके द्वारा संविधान सभा को स्वीकृति मिल जाती है। उसके बाद हमने देखा कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हो रही है तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे हैं। उसके बाद 11 दिसंबर को जब अगली बैठक हो रही है तो उस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया जाता है, और वो उसके क्या होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष
बनाए जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को रखा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? यह उद्देश्य प्रस्ताव हमारी जो वर्तमान की प्रस्तावना है, वर्तमान की प्रस्तावना का आधार ही क्या है? हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है। अब आप देखेंगे कि संविधान में सबसे बड़ी और सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि यह क्या है? हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? यह हमारे संविधान के निर्माता हैं, संविधान के पिता हैं, यानी संविधान की माता हैं और संविधान के पिता भी हैं। यानी इनको के बी रायतो महोदय इनको क्या कहते हैं? कि यह संविधान के जनक और जननी की इनको संज्ञा दिया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है, कि इनके बारे में पहले जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं। संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए या क्या करते हैं? मुंबई से चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं। मुंबई से चुनाव क्या होते हैं? हार जाते हैं। जब ये मुंबई से चुनाव हार जाते तो इनकी सदस्यता नहीं रह जाती। पुनः यह क्या करते हैं? बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। यानी बंगाल का एक जगह होता है जयसुर कुलना, बंगाल का एक जगह है जयसुर कुलना। जयसुर कुलना से यह मुस्लिम लीग की सहायता से क्या करते हैं? वहां से चुनाव लड़ते हैं और मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव क्या होते हैं? जीत जाते हैं। जब यह बंगाल से चुनाव जीत जाते हैं और यह समय है 1947 का, और यानी भारत के बंटवारे का। तो जब यह 1947 में चुनाव वहां से लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, अब क्या होगी? इनकी सदस्यता हो गई कि यह संविधान सभा के अब सदस्य बनाए जाएंगे। लेकिन विभाजन की स्थिति का यह समय है, यह दौर है, तो अब यह जो बंगाल का है हिस्सा यानी जयसुर कुलना, अब ये कहाँ चला जाता है? पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। जब यह जयसुर कुलना पूर्वी पाकिस्तान में यानी बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान में जब चला जाएगा तो अपने देश का यानी भारत का हिस्सा नहीं रह जाएगा। अब यह कहाँ हो गया? पाकिस्तान में चला गया। जब पाकिस्तान में चला गया, अब इनकी सदस्यता फिर क्या होती है? वहां से खत्म हो जाती है। जब भीमराव अंबेडकर की सदस्यता वहां से खत्म हो जाती है तो पुनः यह क्या होता है? मुंबई से पुनः चुनाव लड़ते हैं और यहां से इनको सदस्य बनाया जाता है। तो यहां पे जब मुंबई से पुनः सदस्य इनको कैसे बनाया जाता है? तो आप देखेंगे कि BN राव जो हमारे प्रारूप समिति के सदस्य हैं, वह क्या करते हैं? प्रारूप समिति के सदस्य ने उन्होंने क्या किया था? प्रारूप बना के, यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी यानी जो पांडुलेखन समिति है उसका उन्होंने क्या किया था? पूरा प्रारूप बना के दिया था। जो बहुत अच्छे संविधान के निर्माता होते हैं, बर्मा के भी संविधान में बनाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो यह क्या करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र लिखकर कहते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भूमिका बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। इनको कहीं ना कहीं से क्या हो? सदस्यता दिलाई जाए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा क्या होता है? मुंबई से MR जयकर का पद वहां से खाली कराया जाता है और MR जयकर की जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या किया जाता है? संविधान सभा का सदस्य बनाया जाता है। यहां से आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो संविधान सभा में सदस्यता मिली थी तो कहां से मिली थी? यदि ऑप्शन में आपके बॉम्बे दिया है तो बॉम्बे ही लगाएंगे। यदि वहां पे आता है कि बंगाल से है तो बंगाल आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले तो क्या कहते हैं? बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, फिर बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन वहां से इनकी सदस्यता क्या है? खत्म कर दी गई है। पुनः अब मुंबई से इनको सदस्य बनाया जाता है। तो आप यह ध्यान में रखिए कि जो पेपर सेटर यानी जो पेपर बना रहा है वो है मान के बना रहा है कि इनकी सदस्यता कहां से है? बॉम्बे से है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति में आप देखेंगे कि क्या था? प्रारूप समिति में BN राव द्वारा इसको प्रारूप समिति प्रस्तुत किया जाता। अब इसमें जो सदस्य हैं यानी प्रारूप समिति कब आ रहा है? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रारूप समिति के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या हैं? इसके अध्यक्ष हैं। इसमें और अन्य सदस्य कौन कौन है? तो गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला जो मुस्लिम लीग से होते हैं,
के.एम. मुंशी यानी कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी। डीपी खेतान की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद यहाँ पर किसको लाया जाता है? टी.टी. कृष्णमाचारी जी को लाया जाता है और एन माधवराव। ये 7 सदस्य क्या होते हैं? इस प्रारूप समिति के सदस्य होते हैं, जिनका काम होता है कि बी.एन. राव द्वारा जो प्रारूप दिया गया है उसमें कोई कमियां तो नहीं है, उसकी जांच के लिए ये क्या होता है? इनको बनाया जाता है। तो यही कारण होता है कि संविधान के जो जनक या जननी कहा जाता है, यही कारण है कि भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भीमराव अंबेडकर कर रहे हैं। यदि भीमराव अंबेडकर की जगह कोई और अध्यक्षता इसका करता तो आप कह सकते थे कि संविधान के जनक वही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो हमारी प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति को और किस नाम से जानते हैं। तो प्रारूप समिति को आप देखेंगे, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, उसे पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके अन्य नाम, ये 2 अन्य नाम हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये तो रहा प्रारूप समिति का कार्य। प्रारूप अब है संविधान में जो अधिवेशन हुए, तो संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन किए गए? तो संविधान सभा में आप देखेंगे कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है वो 4 नवंबर 1948 को होता है और अंतिम अधिवेशन कब हो रहा है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का क्या हो रहा है? अंतिम अधिवेशन हो रहा है। अब है कि संविधान सभा की बैठक में कुल कितने महिलाओं ने भाग लिया था? मैंने पहले ही चर्चा किया कि संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाएं भाग ले रही हैं, लेकिन इस संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थी? तो 15। यहां कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थी। यदि क्वेश्चन यह पूछता है तो आप सीधा लिखेंगे संविधान सभा में यदि कुल महिलाओं की संख्या पूछे तो 15, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में कितने महिलाओं ने भाग लिया था? तो केवल व केवल 9 महिलाओं ने ही भाग लिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहां पर कि संविधान सभा में जो मुस्लिम होती है, यानी मुस्लिम, कौन सी ऐसी मुस्लिम महिला है जो इन्होंने संविधान सभा में सदस्य थी? तो बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल केवल एक ऐसी महिला है जो मुस्लिम सदस्य थी। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको बताते हैं कि बेगम अय्याज रसूल के बारे में। बेगम अय्याज रसूल जो आज हमारे संविधान में कोई भी काम होता है और उसे हम संवैधानिक मान लेते हैं, तो संवैधानिक कब माना जाता है? जब उस पर क्या होता है? राष्ट्रपति अपना अंतिम अनुमोदन यानी अपना हस्ताक्षर कर दे। तो यह प्रस्ताव बेगम अय्याज रसूल ने ही रखा था कि तब तक किसी बात को संवैधानिक न माना जाए जब तक राष्ट्रपति अपना अंतिम अनुमोदन यानी हस्ताक्षर करके न दे दें, तब तक उस बात को तब तक क्या हो? संवैधानिक दर्जा उसको न दिया जाए। यह बात बेगम अय्याज रसूल ने रखा था। ठीक है, अब और इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? तो आप देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इस दिन क्या होता है? भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हो जाता है। यानी आंशिक रूप से लागू होने का मतलब हमारे संविधान में कुल कितने? 395 अनुच्छेद। इसमें से कुछ अनुच्छेद को क्या किया जाता है? 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया जाता है, यानी 16 अनुच्छेद को क्या किया जाता है? इस दिन लागू कर दिया जाता है। और इस 26 नवंबर 1949 को हम विधि दिवस के रूप में या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो संविधान का जो आंशिक रूप से हम संविधान को लागू कर रहे हैं, 16 अनुच्छेदों को लागू कर रहे हैं, वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो उस दिन लागू होते हैं? तो कहीं कहीं आप किताबों में देखेंगे कि 16 अनुच्छेद की जगह 15 आपको देखने को मिलते हैं। जो लाल काली पीली किताबें हैं वहां पे आप देखेंगे क्या है? वहां पे 15 अनुच्छेद हैं, लेकिन आप जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो वहां पे क्या है? 16 अनुच्छेद की व्याख्या है कि 16 अनुच्छेद उस दिन लागू किए गए थे। 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? इसका हम खंडन करते हैं कि 15 अनुच्छेद नहीं होंगे। 16 अनुच्छेद कैसे होंगे उसका भी हम खंडन करते हैं। तो आप देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद यानी 5 से 9, यानी 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये अनुच्छेद उस दिन लागू होते हैं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति से संबंधित। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, यानी ये टोटल
16 अनुच्छेद क्या होते हैं, लागू होते हैं। इसका प्रूफ क्या है कि आप देखेंगे कि प्रूफ मैं बता रहा हूं कि जो अनुच्छेद 394 है, इस अनुच्छेद 394 भी तो उसी दिन लागू हुआ था। और ये जो 15 और अन्य अनुच्छेद हैं, इन 15 अन्य अनुच्छेदों का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 394 में है। और स्वयं 394 अनुच्छेद भी उसी दिन लागू हुआ था। इस आधार पर क्या हुआ था, 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हो रही है, संविधान 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, पहली बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया था, लेकिन जब संविधान सभा की पहली अंतिम बैठक हो रही है तो इसमें कितने 384 सदस्य भाग ले रहे हैं। और इस संविधान सभा में पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन है, तो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और सबसे अंतिम में इस पे हस्ताक्षर कौन करता है, तो सबसे अंतिम में हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। ठीक है, अब जब हमने यहां तक देख लिया, अब हुआ कि हमारे संविधान सभा बन गया, तो हमारे संविधान का शीर्षक क्या होगा, तो हमारे संविधान का शीर्षक है कि भारत का संविधान। यानी किसी भी आप कविता पढ़ते हो या कोई गद्य पढ़ते हो या कुछ भी, या कोई मूवी भी आप देखते हो, तो उसका क्या होता है, एक टाइटल होता है, उसका शीर्षक होता है। तो उसी प्रकार हमारे संविधान का जो शीर्षक है वह शीर्षक क्या है, भारत का संविधान है। तो इसका उल्लेख कहां आपको मिलता है, प्रमाण के साथ मैं बता रहा हूं कि इसका जो उल्लेख है, यानी इसका जो प्रमाण है, अनुच्छेद 393 में इसका उल्लेख है कि भारत के संविधान का जो शीर्षक है वो क्या होगा, भारत का संविधान है। उस किसमें है, अनुच्छेद 393 में है। जैसे हमने कहा कि अनुच्छेद 394 में क्या है, इन 16 अनुच्छेद को लागू होंगे, उसका वर्णन। ठीक है, अब है अनुच्छेद 395। अनुच्छेद 395 में क्या है कि अनुच्छेद 395 में है कि 1935 का अधिनियम और 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम को क्या किया गया, 395 के तहत समाप्त कर दिया गया। आप देखेंगे कि जब हमारे क्या हो रहा है, हमारा देश कब आजाद हो रहा है, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 से आप देखेंगे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 तक हमारे, यानी 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक हमारे देश की जो व्यवस्था है वो किस आधार पर चलेगी, उसके लिए कौन से रूल या कौन से कानून होंगे। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हमारे जो संविधान की कानून व्यवस्था थी वो 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत, और 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम है इसके तहत क्या किया गया था कि हमारे देश का कानून व्यवस्था चल रहा था। उसके बाद जब हम 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा संविधान लागू हो गया, तो उसके बाद हमने क्या किया, 395 अनुच्छेद के तहत इस 1935 के अधिनियम और 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम क्या करते हैं, हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अब हमने यहां तक अब देखते हैं कि संविधान सभा के बारे में और क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, संविधान सभा के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा। तो आप देखेंगे कि संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा, यानी संविधान को हिंदुओं की संस्था किसने कहा था, तो लॉर्ड साइमन ने क्या कहा था कि जो भारत का संविधान है वो क्या है, हिंदुओं की संस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं कि संविधान सभा में आप देखेंगे कि जो भी सदस्य हैं वो लगभग, यानी सारे के सारे, आप देखें कौन है, सारे के सारे हिंदू हैं, इसलिए लॉर्ड साइमन इसको क्या कहते हैं, हिंदुओं की संस्था कहते हैं। जो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल क्या कहते हैं, विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि ये जो संविधान है वो संविधान क्या है, एक जाति की संज्ञा है। यानी एक जाति, उन्होंने कहा कि एक जाति का कहने का मतलब कि क्योंकि उसमें क्या है कि सारे सारे हिंदू हैं, इसलिए उन्होंने इसको क्या कर दिया, एक जाति कह दिया। अगला है कि संविधान सभा ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, यानी विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ये बात क्यों कहते हैं, आप देखेंगे कि जब संविधान सभा की बैठक हो रही है तो संविधान सभा की पहली बैठक में क्या हो रहा है, 207 सदस्य भाग ले रहे हैं, मुस्लिम लीग बहिष्कार कर रही है। जो हमारे देसी भारत है, देसी भारत
के जो राजा महाराजा वाले क्षेत्र हैं वो लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, अन्य कुछ और कारण है जो लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं। यही कारण है विंस्टन चर्चिल कहता है कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है कि जिसकी दुल्हन ही क्या है, गायब है। ठीक है, अब है कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है। क्या है संविधान सभा का मतलब, क्या है, कांग्रेस है। तो यह शब्द ऑस्टिन कहते हैं, क्योंकि जो उसमें सदस्य जो चुने गए थे, दो ही पार्टियां थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टियां यही लोग थे। तो जो सदस्य उसमें चुने गए थे वो सारे के सारे सदस्य लगभग आप देखा जाए तो कौन से हैं, मुस्लिम लीग से केवल 73 ही है, बाकी तो कांग्रेस के बैनर तले ही जी रहे हैं। तो इसीलिए ऑस्टिन कहता है कि जो संविधान सभा में जो सदस्य हैं वो क्या है, कांग्रेसी हैं। ठीक है, तो यानी संविधान सभा का मतलब क्या हुआ, कांग्रेस है। ठीक है, अब हम अपनी बारी को यहीं पर विराम देंगे। कल हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में। कल हम भाग 1 भी देखेंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र, और कल हम नागरिकता के टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। आपने हमें अभी तक सुना, इसके लिए धन्यवाद।